यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं बिलासपुर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता संजीत बर्मन साहब से। संजीत बर्मन जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। जय भीम साथी। जय भीम साथियों। इससे पहले कि मैं इनसे बातचीत शुरू करूं, बताना चाहूँगा कि संजीत बर्मन जी अम्बेडकरी मिशन को लेकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अम्बेडकर साहित्य की दुकान है उनकी, और साथ में साहित्य को प्रचार करने के लिए वो बहुत सारे काम कर रहे हैं। डिटेल में आज उनसे हम बातचीत करेंगे। संजीत वर्मा जी, आप बताइए कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ और कहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई हुई? मेरा जन्म बिलासपुर ज़िला अब तो अलग हो गया है, मुंगेली ज़िला बन गया। लोरमी तहसील के अंतर्गत छिरुट्टी गांव है, वहाँ पर हुई है। और मैं पूरा ग्रामीण परिवेश में पला बढ़ा हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं, माँ किसानी के साथ गृहिणी का जो अपने काम में हाथ बटाती है। और मेरा जो प्राथमिक स्कूल की जो पढ़ाई है गांव में हुई है। प्राथमिक के बाद जो मिडिल और जो हायर स्कूल की जो पढ़ाई है बिलासपुर के मिशन स्कूल में, और कॉलेज की पढ़ाई सीएमडी कॉलेज में हुई है। तो आप उसके बाद आप बिलासपुर में शिफ्ट हो गए, कैसा रहा? मैं प्राथमिक स्कूल के बाद मैं बिलासपुर में शिफ्ट हो गया और यहाँ अपने बड़े भाई के साथ रह के और मैं पढ़ाई किया हूँ, आगे कंप्लीट किया। अच्छा। और जैसे ही मेरी स्नातक की पढ़ाई कंप्लीट हुई, मैं शिक्षाकर्मी बन गया। और फिर शिक्षाकर्मी एक गवर्नमेंट नौकरी है। आप ऐसा क्या कारण था कि शिक्षाकर्मी का आप जो है गवर्नमेंट की नौकरी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं आज के समय में, और आप उस नौकरी को छोड़ दिए और छोड़ने के बाद में आप मिशन से जुड़ गए? तो कैसे आपने छोड़ा और क्यों छोड़ा, मिशन से कैसे जुड़े? मैं चाह रहा हूँ कि हमारे दर्शकों को आप जो है इस बारे में डिटेल में अपने बातचीत बताएं। शुरुआत प्राथमिक स्कूल से ही हुई, जहाँ पर मैं पोस्टेड था। वहाँ हमारे मित्र जो बामसेप से जुड़े थे, प्रकाश मनहर जी थे, वे एक दिन मेंबर बनाने के लिए स्कूल आए और उन्होंने मुझे मुख वक्ता नामक एक पत्रिका, मासिक पत्रिका दिए कि आपको ये किताब पढ़ना चाहिए। फिर मैं जिस सामाजिक और पारिवारिक परिवेश में पला बढ़ा हूँ वो आस्तिक रहे हैं, और ख़ासकर संतोषी माता नामक एक जो हिंदू धर्म में एक पात्र हैं। उस दौर में मेरी जो माँ है हर शुक्रवार को उपास रहा करती थी और ये उम्मीद करती थी कि मेरे जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखें और माता जी का अगर कृपा उन पर बरसे तो वो शासकीय सेवा में नियुक्त हो जाएं। और जब हम शासकीय सेवा में नियुक्त हुए तो उन्हें लगा भी कि जो भी हुआ है माता संतोषी का कृपा इन पर बरसा है, उसी के वजह से इन लोग आज शासकीय सेवा में पदस्थ हैं। लेकिन जब मैं मुख वक्ता नामक मासिक पत्रिका को जब पढ़ना चालू किया तो समझ आया कि जो भी हम जिस स्थान में हम पहुँचे हैं, जो आरक्षण के वजह से पहुँचे हैं, उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का योगदान है। उनके जो द्वारा संविधान जो लिखे गए हैं उसमें जो आरक्षण की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत हम शासकीय सेवा में पदस्थ हुए हैं। लेकिन जो हमारे घर में हमें बताया गया है कि जो संतोषी माता का जो कृपा हम पर बरसी है, वो हमें लगा कि कहीं ना कहीं तो उसमें कुछ अंतर हो रहा है। फिर मैं उस मासिक पत्रिका को पढ़ने के दौरान महसूस किया कि अंबेडकर जी को जानना है और समझना है तो हमें नागपुर की जो दीक्षा भूमि है वहाँ एक बार भ्रमण करना चाहिए। फिर मैं 3-4 महीना तक उस किताब को पढ़ा। इस किताब के बीच में मैं गणेश उत्सव में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाया और दुर्गोत्सव में भी बड़े पैमाने पर अपनी योगदान दिया। उसके बाद मैं दीक्षा भूमि नागपुर पहुंचा और वहाँ पर गुलामगिरी नामक किताब मैं लिया, जाति का विच्छेद नामक किताब लिया। फिर इन जब किताबों को पढ़ा तो समझ आया कि मैं जो धर्म की जो बेड़ी है, अगर मैं इसको बढ़ावा देता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपने समाज के साथ अहित करूँगा।
जैसे ही मैं गुलामगिरी को पढ़ा तो मुझे समझ आया कि जो काल्पनिक, जो हमारे जो समाज में काल्पनिक पात्रों की जो देवी देवताओं की जो मौजूदगी है वो हमारे समाज को पतन की ओर ले जाने वाली है। फिर मैं अपने घर से शुरुआत किया। मैं अपने माता पिता को बताया कि हम आज जो भी हैं, जिस वजह से हमें शासकीय नौकरी मिली है, उसमें भारत का संविधान का योगदान है, और अगर हम कर्मकांड को बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो समाज है, जो हमको देखकर कुछ सीखना चाहेगा, कुछ आदर्श हमको अगर मानना चाहेगा, वे लोग गलत दिशा में चले जाएंगे। तो बेहतर है कि हमको, और अगर अपने समाज को कुछ देना है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो विचार हैं, जो किताबों के माध्यम से हमारे बीच मौजूद हैं, इनको दिया जाए, ताकि वे भी उन किताबों को पढ़ें और अपने अधिकारों के बारे में समझें और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वो कुछ अपना योगदान दे पाएँ। इस तरह जो हमारी जो जर्नी रहा है, एक धार्मिक पृष्ठभूमि से अम्बेडकरवादी पृष्ठभूमि तक, इसमें ये जो किताब का जो योगदान है बहुत बड़ा योगदान है। उसमें गुलामगिरी नामक किताब है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बहुचर्चित किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो उन्होंने अंग्रेजी में जो भाषण के तौर पर लिखे थे, जिन्हें दिया नहीं जाने दिया गया, वो आज हिंदी में और अनेक भाषाओं में सबसे ज़्यादा अनुवादित है और सबसे ज़्यादा आज वर्तमान स्थिति में बिक्री होने वाली किताब है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथी जो हैं वो भी जाति का विनाश नामक जो किताब है, जिसको अंग्रेजी में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कहते हैं, उसको पढ़ें और अपने समाज को कुछ बेहतर दिशा में अपने योगदान दे सकें, ऐसा माहौल पैदा करें। तो जैसा कि आपने बताया, और मैं देख रहा हूँ कि आपने गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ी, फिर उसके बाद आप बहुत सारी गतिविधियों में लग गए और समाज को जगाने के लिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप किन किन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं और समाज को जगाने का, अम्बेडकरी मिशन से जो वंचित वर्ग है उसको जोड़ने का आप काम कर रहे हैं। गांव में जो हमारी जो स्थिति है वो संपन्न परिवार की है। तो जब तक मैं गांव में रहा तो कभी जातिगत जो अत्याचार है, उत्पीड़न के जो मामले हम कभी समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए, महसूस नहीं कर पाए। लेकिन शासकीय सेवा में आने के बाद, जब बामसेफ के मेंबर बनने के बाद, मैं मुख्य वक्ता जो पत्रिका है इसको जब मैं पढ़ना चालू किया तो मेरे जो कर्मी जो साथी थे, इनकी जो नज़रिया मेरे प्रति असहयोगात्मक रहा कि ये किस तरह से कैसे किताब पढ़ते हैं। जो समाज में जो वर्ण व्यवस्था है जो आज भी कायम है, लेकिन वे लोग उस वर्ण व्यवस्था में रहते हुए उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह से मुझे लगा कि मेरा जो शुरुआत है वो जाति का जो अत्याचार है और जातिगत जो भेदभाव है, मैं वहीं से महसूस किया कि मैं सिर्फ अनुसूचित जाति होने की वजह से मेरे जो सहकर्मी साथी हैं वो मेरे से इस तरह से नज़रिया मेरे प्रति रखते हैं। फिर जब भी समाज में या किसी छात्र छात्राओं के साथ इस तरह से अत्याचार की घटनाएं होती थी तो मैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था, और मेरा पूरा ये प्रयास रहता था कि जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिले, संवैधानिक तरीके से न्याय मिले। उसके लिए हम लोग धरना, प्रदर्शन, रैली, यथासंभव जो भी हो हम प्रयास करते थे। तो आपने एक किताब का दुकान आपने खोला, इसमें मिशनरीज़ जो किताबें हैं उसको आप रखते हैं, और मैं जैसे कि कई कार्यक्रमों में देखा हूँ कि आप जहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, जैसे भीम आर्मी का कार्यक्रम हुआ आप रायपुर में, वहाँ पर आप किताब लेकर के पहुँचे। तो ये सारी गतिविधियाँ आप कैसे इन सब गतिविधियों से जुड़े आप? मुझे लगा कि मेरे जीवन में एक किताब पढ़ने से अगर बदलाव आ सकता है, तो मैं सोचा कि मैं अपने समाज के तमाम युवाओं के बीच में किताब को लेकर जाऊं, प्रसार करूं। क्योंकि हम आरक्षण के बलबूते शासकीय सेवा में पदस्थ हो गए, लेकिन अगर भीमराव अम्बेडकर जी से हम अनभिज्ञ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ साहित्य की कमी रहा। आज आप जहाँ भी जाएंगे, आप किताब की दुकान में जाएंगे, आपको तमाम किताबें उपलब्ध रहेंगी, कर्मकांड से जुड़ी हुई धार्मिक किताबें आपको वहाँ उपलब्ध रहेंगी। लेकिन जो बहुजन साहित्य है, जो बहुजन आंदोलन है, चाहे वो पेरियार स्वामी जी की किताब हों, चाहे वो अम्बेडकर जी की किताब हों, चाहे वो ज्योतिबा फुले जी की किताब हों, चाहे माता सावित्रीबाई फुले की किताब रही हो, चाहे वो लले यादव जी की किताब हों, सब नदारत रहते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया का दौर है, आधुनिक भारत में जो सोशल मीडिया हमारे हाथ में आया है, ये हमको कनेक्ट किया
कि क्यों न हम अपने जो बहुजन आंदोलन से जो जुड़ी किताबें हैं इसको प्रचार प्रसार करने में अपनी जो भूमिका हम निभा सकते हैं उसमें मैं निभाने का भरपूर प्रयास किया हूँ और आगे भी जारी रखूँगा। मुझे शादी में अगर कोई इनवाइट करते हैं तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं अपने किताबों का स्टॉल लगाऊँगा। और मेरी जो किताबों की जो दुकान की जो यात्रा है वो शादी समारोह से ही शुरू हुई है। कहीं भी मैं धरना प्रदर्शन में भी जाता था, कोई भी आयोजन करता थे, मैं जाकर वहाँ पर शुरुआती दौर में जाति का विनाश जो फॉरवर्ड प्रेस का रहा है उसको मैं लगा के बेचने का काम करता था। फिर मुझे अच्छा उसका प्रतिसाद मिलने लग गया। मुझे लगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये भी एक कैरियर की तरह कैरियर के रूप में चुना जा सकता है। और फिर मैं महसूस किया कि जो शुरुआती में मैं जो 25 किताबों के साथ शुरुआत किया हूँ, आज उस किताब के बलबूते आज पूरा एक दुकान स्थापित हो गया है। और मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई दूर से आदमी मुझे फ़ोन करके उम्मीद से आते हैं कि हमें ये किताब चाहिए और आप उपलब्ध करवाइए और मैं उपलब्ध करवाता हूँ। और मुझे खुशी होता है कि आज जो मेरा छोटा सा एक कदम था वो बड़ा आज एक वृक्ष बन गया है और निश्चित रूप से बदलाव देखने को मिल रहा है। और मैं महसूस भी करता हूँ कि मेरा जो कदम है बेहतर है और आने वाले समय में इसका बेहतर प्रतिसाद समाज को मिलेगा। और मैंने सुना है कि आप एक खास गिफ्ट आप करते हैं, जो भी आपको शादी में बुलाता है आप उनके शॉप तो आप खोलते ही हैं वहाँ पर शादी के कार्यक्रम में, लेकिन साथ साथ दूल्हा दुल्हन को आप एक ख़ास गिफ्ट करते हैं, उसके लिए भी आप चर्चित हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि उस गिफ्ट के बारे में भी बताइए हमारे दर्शकों को कि ऐसा क्या करते हैं आप जिसके कारण आप चर्चित हैं इस मामले में। आज भी जो हमारा समाज है वो बहुजन जो साहित्य है इसको समझ नहीं पाए हैं। आज भी हमारा समाज अगर शासकीय सेवा में पदस्थ भी होता है तो अपने समाज का जो इतिहास है उसको पढ़ने के बजाय भौतिक सुख सुविधाओं में मशगूल हो जाते हैं। उसका नतीजा ये है कि समाज में जो सामाजिक बदलाव, जो समतामूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए वो अभी तक स्थापित नहीं हो पा रही है। तो जब भी मुझे अवसर मिलता है कि मैं कहीं उपहार स्वरूप किसी को कुछ भेंट करने का नौबत आए, मौका मिले, तो मैं किताब को ही उपहार स्वरूप में भेंट करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि आप इस किताब को सिर्फ देखने के लिए सजा कर रखने के बजाय इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको जो समझ आता है आप समाज में भी वो बदलाव लाने का प्रयास करिए। बहुत बढ़िया। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा जब भी उपहार आप लोगों को भी अगर कहीं देने का मौका मिलता है तो आप किताब दीजिए, क्योंकि हमारा जो इतिहास है आज हम इतिहास को जानेंगे तो निश्चित रूप से इतिहास बनाने के लिए हम कदम बढ़ाएंगे और सोच रख पाएंगे कि हमें भी अपने जो स्वर्णिम इतिहास जो आज मनुवादियों के द्वारा दफन कर दिया गया है वो आज भी किताबों में दर्ज है। और हम जब किताब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए अपना कदम बढ़ाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके सुजीत बर्मन जी। मैं जानना चाहूँगा कि जाते जाते कि भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, क्या प्लानिंग है आपकी इस समाज को जागरूक करने को लेकर के, या आपके कोई किसी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो तो उस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। समाज को अगर हम बदलाव की स्थिति में देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो साहित्य का दर्पण है, जो हमारे समाज में स्वर्णिम इतिहास है, दर्ज है, जिसको आज हमारे समाज के लोग नहीं जानते हैं। और यहाँ तक इतिहास की बात करोगे तो जो इतिहास नहीं पढ़े रहते हैं वो लोग विरोध भी करते हैं। तो मेरा मानना है कि मैं अधिक से अधिक साहित्य के माध्यम से लोगों तक अपनी पहुँच बनाऊँ और जितने बहुजन नायक नायिकाएँ हमारे बीच में उपस्थित है उनसे रूबरू कराऊँ, ताकि समाज अपने इतिहास में जो नायक नायिकाएँ हैं इनके बारे में पढ़े, जाने, समझें और उनके संघर्षों को याद करते हुए फिर से एक नए इतिहास लिखने के लिए अग्रसर हो। आज मौजूदा दौर में इतिहास को हम नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से भारत का जो संविधान है उसको मनुवादियों के द्वारा तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और हम आज असहाय नज़र आते हैं, क्योंकि हम इतिहास से अनभिज्ञ हैं। अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो भीमा कोरेगांव जैसे शौर्य इतिहास जो आज दर्ज है वो हम आने वाले समय में वैसे इतिहास लिखने में कामयाब हो पाएंगे। और इसके लिए साहित्य सबसे बेहतर माध्यम है और मैं साहित्य के माध्यम से ही समाज में युवाओं को बीच में जाना चाहता हूँ। जी,
बिल्कुल सही कहा आपने कि समाज को जगाने में जो सबसे बेहतर माध्यम है वो साहित्य है। साहित्य को पढ़े बिना, साहित्य को पढ़ाए बिना आप समाज में कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं और ना ही बदलाव लाने की कोशिश की जानी चाहिए। अधूरा ज्ञान या अधूरी जानकारी के साथ अगर समाज के पास आप जाते हैं तो शायद आप उस ढंग से आप सफल नहीं हो पाएंगे जिस ढंग से सफल होना चाहिए था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है उन्होंने काफ़ी सारा साहित्य पढ़ा और उसके बाद उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। उनके अध्ययन के बाद ही वो इतने बड़े महान व्यक्ति वो बन पाए हैं और बहुत अच्छा लगा बर्मन जी आपने हमारे साथ इस खास एपिसोड में आपने बातचीत किया और भविष्य में भी हम आपके साथ कुछ कुछ मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे। और साथियों आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। अगली बार हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम। जय भीम।